ये देखो, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि हम लोग डेटाबेस क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखो, आज से कुछ समय पहले, बहुत समय पहले क्या होता था, जो भी एंट्रीज होती थी वो मैन्युअली होती थी। जैसे हम लोग यदि हम लोग 1900 के दशक में बात करें, 90s के बाद, है ना, 90 टू 2000 के बीच में ज़्यादातर जो एंट्रीज होती थी, जैसे हम लोग एडमिशन्स लेते, क्या होता था, एक रजिस्टर होता था, उसमें वो लोग एडमिशन्स लेते थे हमारा, और उसमें वो हमारी सारी डिटेल्स फिल्स करते थे, है ना। देन उसके बाद चीज़ें क्या हुई, वो अपनी एंट्री करते थे। जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास से सेकंड, सेकंड से थर्ड कुछ भी जाते थे, सारी एंट्रीज मैनुअल होती थी। इवन अटेंडेंस भी मैनुअली ही हमारी रजिस्टर के थ्रू एंट्री की जाती थी। बढ़िया से वो क्या करते थे, रजिस्टर में बनाते थे, सीरियल नंबर लिखते थे, नाम लिखते थे, डेट डालते थे, किस दिन हम लोग प्रेजेंट है, किस दिन एबसेंट है, प्रॉपर सब कुछ काम मैनुअल होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद में चीज़ें अपग्रेड हुई, तो कुछ लोग जो है रजिस्टर से एंट्री को सीख एक्सेल पे करने लगे। एक्सेल पे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती, लेकिन दिक्कत ये होती है एक्सेल में रिकॉर्ड की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हम लोग रिकॉर्ड एक्सेल में स्टोर नहीं कर सकते। और दूसरा जो होता है, एक्सेल रियल टाइम पे काम नहीं करता है। एक्सेल एक मैनुअल एंट्री होती है, तो बीच में जब हमें रजिस्टर में चीज़ें ढूँढने में, उसको सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो धीरे से हम लोग एक्सेल की तरफ गए। एक्सेल में कुछ चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन परफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ एक्सेल में, है ना। देन हम लोग डेटाबेस की तरफ आए। अब डेटाबेस में हमें एडवांटेज क्या हुआ, डेटाबेस में हमें ये एडवांटेज हुआ कि हम लोग रियल टाइम डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो, मैंने अटेंडेंस देनी हो, मैं क्या करूँगा, कंपनी वाले देखे होंगे, कंपनी स्कूल में कई बच्चे में आजकल कार्ड देने लगे वो लोग। आप कार्ड या थंब से जैसे ही आप एंटर करोगे, आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी। वो उनके पास उनके डेटाबेस एंट्री स्टोर हो जाएगी। सारा काम हमारा रियल टाइम का काम डेटाबेस में हो, है ना। तो अब देखो, पुराने टाइम पे क्या कंपेयर करते हैं हम लोग। अब यदि हमें आज से 20 साल पहले वाला रिकॉर्ड चाहिए होता, हम स्कूल में जाते तो वो काफ़ी टाइम लगा। उस ईयर में हम लोग पढ़े, उसका रजिस्टर निकालते, फिर मैनुअल चेक करते, तब जाके वो 15-20 मिनट, आधा घंटे बाद हमें हमारी डिटेल्स देते कि भाई फिफ्थ क्लास में आपके इतने परसेंट बने, सिक्स्थ में इतने बने। बाई चांस हमारे मार्कशीट कोई डॉक्यूमेंट्स खो जाए और हमें फिर से हमारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो, तो ये काफ़ी मैनुअल प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अब चीज़ें क्या हो गई, सारी चीज़ें रियल टाइम हो गई। अब हमारा डेटा कहाँ स्टोर होने लगा, क्लाउड में या सर्वर में स्टोर होने, सर्वर पे स्टोर होने लगा डेटा, तो वहाँ से हम लोग डेटा क्विकली क्वेरी कर सकते हैं। तो इसलिए देखो, जितने भी आपने देखे होंगे, सारी चीज़ें हमारी बात करें पे आते, सारी चीज़ें सर्वर पे स्टोर होने, क्लाउड में, है ना। जितनी भी सर्विसेज क्लाउड में होने लगी। क्लाउड का मतलब ऐसा नहीं होता कि बादल, क्लाउड का मतलब होता है कि कोई फिजिकल डेटा सेंटर होगा यहाँ पे। जैसे होता है ना, हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर एक पर्सन के लिए होता है। जब ढेर सारे कंप्यूटर को हम लोग जोड़ के, है ना, एक बड़ा कंप्यूटर बना लें जिसकी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ सीपीयू काफ़ी ज़्यादा होंगे, जिसकी रैम काफ़ी ज़्यादा होगी, उसको हम लोग बेसिकली सर्वर रूम बोलते हैं। और उसी सर्वर रूम को हम लोग बड़े लेवल पे बना लें तो उसी को डेटा सेंटर बोलते हैं हम। तो डेटा सेंटर कुछ भी नहीं होता है, एक फिजिकल एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है। जैसे एक सीपीयू होता है हमारा, कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है, बड़े कंप्यूटर का सीपीयू, वैसे ही ढेर सारे हजारों लाखों कंप्यूटर को जोड़ के हम लोग सर्वर रूम या डेटा सेंटर बना सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, हम लोग हमारे डेटा, यदि मैं अपना डेटा लैपटॉप में रखता हूँ, अपने पर्सनल लैपटॉप में रखता हूँ, और बाई चांस मैं लैपटॉप भूल जाऊँ, मैं यूएस चला जाऊँ, फ्रांस चला जाऊँ, या दूसरी सिटी चला जाऊँ, और मेरा लैपटॉप सपोज करो घर पे रखा है, और उसमें कोई डेटा रखा हुआ है, अब मुझे उसको एक्सेस करना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा जो डेटा है वो मेरी हार्ड ड्राइव में, मेरे कंप्यूटर में स्टोर है। तो हम लोग क्या चीज़ें करने लगे, क्लाउड की तरफ जाने लगे। क्लाउड का मतलब होता है कि सब कुछ हम लोग एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर पे स्टोर करते हैं। सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी स्टोर करते हैं तो हम डेटाबेस में करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ डेटाबेस में स्टोर करने लगे। और मैं कहीं भी हूँ, मैं सपोज करूँ किसी भी कोने पे हूँ, मैं अपने आप को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कहीं बैठा हूँ, मैं इजीली इंटरनेट के थ्रू ये जो ये जो डेटाबेस, इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें निकालनी, वो आसानी से निकाल सकता हूँ। जैसे हम लोग बैंक का बैलेंस चेक करते हैं,
हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते, डे टू डे कितने सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम, है ना, शॉपिंग करते, जो भी सब कुछ हम एक्टिविटी करते, वो सारी एक्टिविटी होती वो हमारी डेटाबेस में स्टोर होती। फाइन। तो हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शनल डेटा होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते। तो बेसिकली सबसे पहले दुनिया में आया सर्वर। हम लोग सर्वर बनाते हैं, सर्वर के अंदर हम लोग डेटाबेस सर्वर बनाते हैं। सर्वर या डेटाबेस सर्वर एक ही चीज़। फिर सर्वर के अंदर हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, तो ऐसे समझते हैं सर्वर, सर्वर के बाद डेटाबेस, है ना। अब एक सर्वर के अंदर हम लोग कई सारे डेटाबेस बना सकते हैं ना, तो मैं लिख देता हूँ एन नंबर ऑफ डेटाबेस, ऐसे समझ जाना कि हम लोग कितने भी डेटाबेस बना सकते हैं। फिर डेटाबेस के अंदर, एक डेटाबेस के अंदर हम लोग कई सारी टेबल्स बना सकते हैं, कई सारी टेबल्स बना सकते हैं। और एक टेबल के अंदर एन नंबर ऑफ रोज और कॉलम हो सकते हैं, एन रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना। सबसे पहले क्या होगा, सर्वर, फिर उसके अंदर होगा डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर रोस और कॉलम। यदि ग्राफिकली हम लोग देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्वर बनाता हूँ। तो ये मेरा एक सर्वर हो गया फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब एक सर्वर के अंदर इसको बड़ा करता हूँ, सभी को दिख रहा होगा ना, एक सर्वर हो, और ये बड़ा सा सर्वर हो गया ना। अब इसके अंदर कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस ये बना दिया, ठीक है। ऐसे कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं, अभी मैं दो चार दिखा देता हूँ। ऐसे कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं, एक ये डेटाबेस हो, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे हमारे एक सर्वर के अंदर कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं। अब एक डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स हो सकती हैं, ये मैं बना लेता हूँ। टेबल्स है, ऐसे समझ लो, कई सारी टेबल्स, मतलब जैसे कस्टमर टेबल, स्टूडेंट टेबल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे होता है ना, फिफ्थ क्लास का रजिस्टर अलग बनाते हैं, है ना, सिक्स क्लास का रजिस्टर अलग बनाते हैं, स्कूलों में अटेंडेंस होती है, वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग हम लोग एंट्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई एक बिजनेस चला रहा हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट, मेरा खुद की एक कंपनी करो, और मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, मेरे पास जो एम्प्लॉय होंगे, जो वर्कर होंगे मेरे, तो मैं उनको एक टेबल बना दूंगा, एम्प्लॉय टेबल, है ना। जो भी लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे और कुछ बाय करेंगे, उनको मैं क्या बोलूँगा, कस्टमर बोलूँगा। और जो भी लोग उन कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, उन वेंडर बोलूँगा। जो भी प्रोडक्ट माल, अब फ्लिपकार्ट वाले क्या करते, कोई खुद थोड़ी ना प्रोडक्ट बनाते, खुद थोड़ी ना मैन्युफैक्चर करते, वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई फ्रिज खरीदना, हमें मोबाइल खरीदना, वो किसी दुकानदार से मोबाइल खरीद के, उनसे जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वहाँ से मोबाइल उठाते और हमें डिलीवर कर देते वो लोग ना। और वो जो मार्जिन बचता है बीच का, उससे अर्निंग करते हैं फ्लिपकार्ट वाले, है। फ्लिपकार्ट वाले कभी खुद के प्रोडक्ट नहीं बनाते, हमें ऐसा लगता है कि भाई हम ऑफर वगैरह भी चलाते, तो अल्टीमेटली उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा हो, बल्क में चीज़ें सेल होती है, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है। वैसे ही होता है, तो फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं, एक वेंडर टेबल अलग बना लेंगे वो, उनके जो एम्प्लॉय की टेबल अलग बना लेंगे, कस्टमर की टेबल अलग बना लेंगे वो, उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है उनकी टेबल अलग बनाएंगे वो, पर डे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उनकी टेबल अलग बनाएंगे, है ना। ऐसे वो अलग अलग टेबल्स बनाते हैं। तो फ्लिपकार्ट के केस में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यदि फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो फ्लिपकार्ट में जो एम्प्लॉय होंगे के लिए एम्प्लॉयज टेबल होगी, ठीक है, एम्प्लॉयज टेबल। फिर उसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट या माल सप्लाई करते हैं, तो उनको हम लोग वेंडर बोल देते हैं। जो हम लोग होते हैं यूजर, शॉपिंग वगैरह करते हैं, उनको कस्टमर्स बोलेंगे वो, है ना। फिर वो क्या करेंगे कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, ऑर्डर्स होंगे, वो ऑर्डर्स बोलेंगे। भाई आज जैसे मैंने कोई सामान बुक किया, तो वो ऑर्डर हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। फिर उनके पास कई सारे क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, होगा ना, प्रोडक्ट होंगे भाई, लैपटॉप है ना, फिर मोबाइल है, फिर बहुत सारे गेम, जो खिलौने होते हैं बच्चों के, वो होते हैं, ग्रोसरीज के सामान होते हैं ना, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी होती है ना। तो ये प्रोडक्ट्स हो गए, तो इस टाइप से उनके पास कई सारी टेबल्स, एक फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में कई सारी टेबल्स हो जाएगी। ये होता है। तो सबसे पहले सर्वर बनाते, सर्वर क्यों, कि रियल टाइम का डेटा हम लोग सर्वर पे स्टोर करते। देखो होता ये है, मैंने कुछ भी ट्रांजेक्शन किया फॉर,
पे आता हूँ। मैंने कुछ भी एक्टिविटी की, मेरी एक्टिविटी तुरंत यहाँ डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी, ये फ़ायदा होता है ना। कोई भी एक्टिविटी करूँगा मैं, मेरी एक्टिविटी तुरंत डेटाबेस सर्वर पे स्टोर हो जाएगी। सर्वर मतलब तो मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं बैलेंस चेक करना है मुझे, सपोज करो है मेरा डेटा क्लाउड में रखा है, मैं यूएस चला जाऊँ, अफ्रीका चले जाऊँ, कोई भी कंट्री पे चला जाऊँ, यदि मेरे पास इंटरनेट है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता हूँ। अब आते हैं हम लोग अ, सबसे पहले सर्वर कैसे बनाते हैं ना, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी, डेटाबेस कैसे स्टोर करते हैं ना। देखो एक सर्वर होते हैं, जैसे ये एक प्रकार का क्या है, पीजी एडमिन है, एक प्रकार का ये सर्वर है ना। आप देखोगे यहाँ पे ये ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ, आप ऐसे जाओगे, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ। आप यहाँ पे पीजी एडमिन, अब इसको कैसे डाउनलोड करते हैं वो बता दूंगा जब डाउनलोड हो जाएगा ये। जैसे पीजी एडमिन करके आप सर्च करो, है ना, तो ये पोस्ट के सीक्वल का एडमिन वाला एक प्रकार का ऐप है, एप्लीकेशन है ना। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, थोड़ा टाइम लेता है ये ओपन होने में, कुछ इस टाइप से इसका यूआई ओपन हो जाएगा। यूआई मतलब जो सामने दिखता है ना पूरा, उसको यूआई बोलते हैं, यूजर इंटरफेस है। जो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ये देखो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस लिखा है, क्वेरी टूल वर्क स्पेस लिखा है। अब देखोगे यहाँ पे अलग अलग ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखोगे सर्वर्स है ना। आप देखो सर्वर्स पे ये पोस्ट के सीक्वल का 18 वाला सर्वर यूज़ कर रहा है। इसके अलग अलग वर्जन होते हैं, है ना। 14 भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, है ना। 15 16 17 करके इसके अलग अलग वर्जन होते हैं। मैंने रिसेंट वाला डाउनलोड किया था तो मुझे 18 वाला मिला, मैंने 18 वाला डाउनलोड किया। अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको एक डेटाबेस दिख रहा है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, चलो कोई बाद में करते हैं, है ना। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे, डेटाबेस 2 की जगह यहाँ पे 1 ही लिखा होगा, 1 मतलब सिर्फ पोस्ट के लिखा होगा, है ना। पोस्टग्रेस डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट आता है। एक सर्वर होता है पोस्टग्रेस SQL 18, उसके अंदर एक डेटाबेस होता है। अब एक सर्वर के अंदर हम कई सारे डेटाबेस बना सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे 2 डेटाबेस दिख रहे हैं, डेटाबेस 2। अब एक डेटाबेस को एक्सपेंड करता हूँ मैं, किसी को भी ले लेता हूँ डिफ़ॉल्ट वाले पोस्टग्रेस। तो आप जब आओगे इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, कास्ट, आप देखोगे कैटलॉग्स, इवेंट ट्रिगर, एक्सटेंशन, फॉरेन डेटा रैपर, लैंग्वेज, पब्लिकेशन, स्कीम्स, है ना, सब्सक्रिप्शन, ये सारे ऑप्शंस। तो मैं क्या करता हूँ, स्कीमा के अंदर आऊँ, मेरी सारी डिटेल स्कीमा के अंदर हो। तो जब स्कीमा आप ओपन करोगे फर्स्ट टाइम में, तो आपको एक डिफ़ॉल्ट स्कीमा एक ही मिलेगा, पब्लिक। ये हमेशा अवेलेबल रहता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो बनाया हुआ है DBO SSI, ये मैंने बनाया हुआ है। कैसे बनाते हैं वो सब सिखाऊंगा। अब इसको ओपन करते हैं पब्लिक वाले को। ठीक है, पब्लिक वाले को जैसे एक्सपेंड करूँगा, इसके अंदर फर्दर बहुत सारी फंक्शनलिटी आप देखो, एग्रीगेट्स, कलेक्शंस, डोमेन्स, है ना, कॉन्फ़िगरेशन, फंक्शंस, है ना, ये फंक्शंस है। ये मटेरियलाइज्ड व्यू है ना। जब मैं अभी सीक्वल में पढ़ाऊंगा मटेरियलाइज्ड व्यू क्या होता है वो बताऊंगा, थ्योरी में आ जाता है ये वाला पार्ट, है ना। फिर टेबल्स में हम देखेंगे, ट्रिगर फंक्शन होता है इसमें, है ना। ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर बेसिकली होता है ये है, ऐसे आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है, आपने कोई ट्रांजेक्शन की है, आपने सपोज करो बैंक से 50 रुपये विड्रॉल किए, तो ट्रिगर फंक्शन तुरंत ट्रिगर होगा और वो क्या करेगा, जो भी आपका बैलेंस होगा, एक्चुअल अमाउंट होगा, उसमें से 50 रुपये माइनस कर देगा, क्योंकि आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दी। सपोज करो कोई आपको क्रेडिट करेगा अमाउंट, है ना। तो जैसे ही वो क्रेडिट किया, ट्रिगर फंक्शन तुरंत ट्रिगर होगा और वो क्या करेगा, आपका जो बैलेंस है उसमें, सपोज करो आपको किसी ने 100 रुपये क्रेडिट किए, तो तुरंत ट्रिगर होके आपके बैलेंस में 100 रुपये ऐड कर दे। ट्रिगर फंक्शन ऐसे काम करता है। ट्रिगर मतलब कोई भी इवेंट होती है तो तुरंत चल जाता है। ट्रिगर कैसे बनाते वो भी बताऊंगा मैं, है ना। फिर आप देखोगे टाइप्स और व्यू। आप देखो टाइप्स, व्यू, अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस, है ना। व्यूज़ क्या होते हैं, व्यूज़ भी बताऊंगा ना, व्यूज़ अभी बताया नहीं है। ठीक है, और एक होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर पे आप देखोगे बेसिकली स्टोर प्रोसीजर होती है। स्टोर प्रोसीजर क्या होती है, बेसिकली हम लोग एक सीक्वल का लॉजिक लिखते हैं, है ना, और उसका एक फंक्शन बना देते हैं, ताकि कोई भी एक्टिविटी हो तो वो फंक्शन को जैसे ही कॉल करे, तो वो एक जो भी हम लोग लॉजिक लिखते हैं कि भाई इंक्रीमेंटल डेटा लोड हो जाए या कोई चीज़ डिलीट करनी वो हो जाए, उसके लिए हम लोग प्रोसीजर लिखते हैं ना, स्टोर प्रोसीजर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हाई हाई लेवल पे चीज़ें समझा रहा हूँ, भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। फाइन, अब आते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें हो गई, तो सबसे पहले हम लोग फ्रेश से स्टार्ट करते हैं।
तो ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट। हम क्वेरी कैसे कर देंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये सर्वर है, सर्वर को मैं एक्सपेंड करूंगा मैं, और आप देखोगे डेटाबेस मैंने ये एक्सपेंड किया, और डेटाबेस के ऊपर यदि मैं राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट, रिफ्रेश और डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल डेटाबेस, इतने सारे ऑप्शन आ। मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा और पोस्टकेस के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, है ना। और राइट क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे को कई सारे ऑप्शन में से मेरे पास एक है क्वेरी टूल। इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये नया पेज ओपन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं अपनी क्वेरीज लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करके बताऊंगा, है ना। इसको मैं डेटाबेस, अभी ये दिख रहा है ना पोस्ट के टी स्पार्क दिख रहा है, मैं क्या एक डेटाबेस बनाता हूँ यहाँ पे। क्रिएट, क्रिएट की स्पेलिंग, क्रिएट डेटाबेस, और सपोज करो एसएसआई नाम का डेटाबेस बनाता हूँ, देखो। और मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करूंगा लाइन को, और यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट क्वेरी लिखा हुआ है, मैं रन करूँगा तो आप देखोगे ध्यान से क्वेरी चल रही है मेरी। और ये देखो क्रिएट डेटाबेस, ये क्वेरी आ गई कि भाई सक्सेसफुली आपने डेटाबेस बना दिया। ये डेटाबेस बन गया। आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो एसएसआई करके डेटाबेस आपको बना हुआ दिख जाएगा। और मैं इसको देखो, जस्ट ये डेटाबेस बना है, मैं इसको क्लिक करूंगा ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई ऑलरेडी आ गई होगी, है ना। दिखाता हूँ मैं, देखो अभी इस पे रेड दिखा था, रेड का मतलब डिस्कनेक्ट था, कैसे था तो किधर गया, डिस्कनेक्ट फ्रॉम डेटाबेस, ये क्लिक करता हूँ। ये रेड का मतलब है इसको अभी कनेक्ट नहीं किया, नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप एक बार क्लिक करोगे रेड का निशान हट गया और ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर स्कीमा में जाओगे आप, मैं आपको ये बता रहा था, पब्लिक स्कीमा है, और इसके अंदर आप टेबल्स में आओगे, आप देखोगे इसके अंदर अभी कोई भी टेबल्स नहीं। फाइन। अब मुझे इसमें इस, अब देखो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग डेटाबेस होगा। अब आपको जिस डेटाबेस में काम करना है उसका आपको क्वेरी टूल ऐसे ओपन करना पड़ेगा। देखो अभी किस डेटाबेस में काम कर रहा हूँ मैं, देखो पोस्टकेस में काम कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है पोस्टकेस में। और ये देखो पोस्ट हाइफन पोस्ट के ऊपर देखोगे @ पोस्ट के सीक्वल 18 लिखा हुआ। फाइन। अब मैं एसएसआई में काम करना है मुझे, सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इस डेटाबेस में स्टोर हो एसएसआई में, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और ये क्वेरी टूल ओपन करूंगा, है ना। जैसे क्वेरी टूल ओपन करूंगा, देखो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में देखो प्रीफिक्स चेंज हो गया, एसएसआई आ गया देखो। और प्रीवियस वाले में क्या था, पोस्ट के था, यहाँ देखो SSI है। अब सपोज करो मुझे यहाँ टेबल बनाना है, तो टेबल कैसे बनाते हैं, जैसे जैसे यहाँ एम्प्लॉय है, मैंने क्या कहते हैं यहाँ एक एम्प्लॉय टेबल बताया था कि फ्लिपकार्ट में मेरे पास ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें अभी आप देखोगे तो इसको एक्सपेंड किया मैंने, और यहाँ पे आए हम लोग पब्लिक। तो स्कीमा में हमको सिर्फ एक ही स्कीमा दिख रहा पब्लिक। यदि मैं चाहूँ एक और स्कीमा बनाना है इसमें, इसमें एसएसआई में बनाना है, मैं एसएसआई वाले क्वेरी टूल पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट स्कीमा, है ना। और इसको नाम दे दूंगा डीबीओ, कोई भी स्कीमा कोई भी नाम दे सकते, डीबीओ मतलब डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी बोल। डीबीओ एक स्कीमा बना दी, देखो ये स्कीमा बन गया। और इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो डीबीओ आ गया, है ना। आपको कुछ भी नाम देना हो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, एक और स्कीमा बनाना है मुझे, है ना? तो लेट से एक ए बी सी करके एक स्कीमा बनाना है, ये बना लूंगा स्कीमा, या बेटर है कोई फ्लिपकार्ट करके बना, फ्लिपकार्ट। ये देखो ये रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, देखो क्रिएट स्कीमा सक्सेसफुली, और यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देखो फ्लिपकार्ट नाम का स्कीमा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसमें अपनी सारी टेबल्स वगैरह इसमें स्टोर करूँ। मैं क्या करूँगा, एक टेबल बनानी है मुझे। कैसे लिखते क्वेरी क्रिएट टेबल की, ध्यान से देख, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लेट से एम्प्लॉय, ये होगी एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है। अब ये टेबल का नाम हो गया, है ना। इसके बाद टेबल में क्या क्या कॉलम होंगे साथ में हमें डिफाइन करना है।
तो यहाँ पे लेट से सबसे पहले एक कॉलम ले लेता हूँ, एम्प्लॉय की आईडी हो जाएगी। आईडी को हम लोग यहाँ डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ता है, इंट है ना, फिर कॉमा लगाते हैं हम लोग। फिर एम्प्लॉय का नेम होगा, ठीक है, तो एम्प्लॉय का कुछ भी नेम देंगे। नेम को क्या होता है, स्ट्रिंग बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वेर बोलते हैं, वेरिएबल एंड कैरेक्टर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। और इसमें लेंथ बतानी पड़ती है हमें, भाई कितना बड़ा नाम हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ दे। किसी का नाम 50 कैरेक्टर से ज़्यादा का तो नहीं, मतलब किसी का नाम जैसे स्वामी वेणुगोपाल अय्यर है, साउथ इंडियन नेम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिजिट तक हो सकता है। हम लोग यहाँ कितनी भी ले सकते हैं मैक्सिमम। सपोज करो आपने ले लिए 5 ले लिए, 5 में मतलब आप मैक्सिमम जो नाम है वो कितना स्टोर कर सकते हैं, कमेंट करके मैं कमेंट मतलब हाइफन हाइफन लिख के हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो ये कमेंट हो जाता है यहाँ पे, मतलब ये सिलेक्ट करके रन करूंगा ना, कुछ भी आउटपुट नहीं, को बोलते कमेंट, है ना, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो वेर केयर 5, मतलब मैं यहाँ पे मैक्सिमम 5 ही कैरेक्टर का नाम ले सकता हूँ मैक्सिमम। छोटा चल जाएगा कि मैंने ये लिख दिया, तिलक लिख दिया, है ना, या रा, राम लिख दिया, ये 5 कैरेक्टर यदि मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, 5 तक राम चल जाएगा, है ना, रमन चल जाएगा 5 कैरेक्टर का। लेकिन मैं सोचूंगा कि जैसे मेरा नाम है, मैं सोचूंगा कि ये नाम स्टोर हो जाए, तो ये नहीं होगा। आप देखोगे इसकी लेंथ देखो कितनी हो, 5 तो ये हो गया, फिर स्पेस भी काउंट होता है, 6 हो गए, फिर ये MAHORE, 6 हो गए, टोटल 12 डिजिट हो गई। मेरे ही नाम 12 डिजिट का हो गया। मैं क्या करूँगा, यहाँ मैक्सिमम डिक्लेयर कर दूँ 40, भाई किसी का नाम इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं, है ना। चाहता हूँ कमेंट लाइन को मैं, फिर मैं यहाँ कॉमा लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो, अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय की एज लिख देता हूँ, एज भी मैं इंटीजर लिख देता हूँ, है ना। दूसरा तो क्या करते हैं, एज हो गया, सैलरी ले लेते हैं, एज की जगह मैं सैलरी कर देता हूँ। आपको एज कॉलम बनाना तो एज भी बना, इसको इंट कर देता हूँ मैं डिक्लेयर सैलरी को, कि बाबा इंटीजर मतलब नंबर्स में होगी हमारी सैलरी, किसी भी हो गया। फिर एम्प्लॉय की एक कर देता हूँ मैं ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट करके एम्प्लॉय का, इसका जो डेटा टाइप होगा डेट लिखेंगे, डेट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरी बेसिक डिटेल हो गई, टेबल बना लिया, है ना। अब इसको मैं इस स्कीमा में डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लिपकार्ट डॉट एम्प्लॉय, बाबा ये जो टेबल बना रहा हूँ वो फ्लिपकार्ट स्कीमा में जानी चाहिए। यदि हमें डीबीओ में चाहिए होता तो आप डीबीओ डॉट एम्प्लॉयज़ करके यहाँ पे लिख, अभी मैं मुझे फ्लिपकार्ट में चाहिए इसलिए मैंने ये लिखा, और मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के ये लाइन सेलेक्ट करूँगा, तो रन करके देखता हूँ, यदि सब कुछ सही होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो क्रिएट टेबल क्वेरी रिटर्न है, सक्सेसफुल क्रिएट हो गई, यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। अब जैसे कई बार क्या होता है, गलती से आपने एक टेबल बना ली, है ना, इसके अंदर एम्प्लॉय नाम की टेबल बना ली, देखना ना इसको रिफ्रेश कर, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करता हूँ और इसके अंदर टेबल्स पे जाते हैं, ठीक है, देखो टेबल्स आ गई, एम्प्लॉय टेबल, ये एम्प्लॉय टेबल आ गई इसके अंदर। अब इसके अंदर है टेबल्स, है ना, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि डीबीओ के अंदर देखता हूँ, डीबीओ के अंदर कोई टेबल है, और यहाँ पे टेबल्स पे आओगे आप, सॉरी टेबल्स पे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ, टेबल्स है ना डीबीओ में, क्योंकि ये टेबल हमने डीबीओ में डाली नहीं है, फ्लिपकार्ट में डाली, इसलिए फ्लिपकार्ट में देखेगी। फ्लिपकार्ट को फिर से एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे नीचे आओगे, टेबल्स वाला ऑप्शन है, टेबल्स के एरो पे क्लिक करोगे आप, ये टेबल्स आ जाएगी एम्प्लॉय, और कॉलम के नाम भी देखना है आपको, तो ये देखो कॉलम से ये होता है एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने 4 कॉलम ले लिए, फाइन। अब मैं क्या करूँगा, ये टेबल बन गई, चेक करना है मुझे टेबल, मैं लिखूंगा चेक स्टार फ्रॉम, और ये वाली जो कोई चलाऊंगा बाबा सीमा, और टेबल का नाम को रन कर, ये देखो, ठीक है, ये देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये टेबल तो बन चुकी है, अब मुझे इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। क्या करूँगा मैं, तो इसके लिए लिखूंगा इंसर्ट इनटू, है ना, और इंसर्ट इनटू मैं लिखूंगा, ये देखो फ्लिपकार्ट डॉट एम्प्लॉयज
ठीक है, इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कॉलम बताऊंगा मैं कौन कौन से कॉलम है मेरे। एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फिर एम्प्लॉय नेम, है ना, फिर सैलरी, कॉमा कर करके मैं कॉलम के नाम लिख रहा हूँ। यहाँ डेटा टाइप नहीं आता ध्यान, यहाँ पे सिर्फ कॉलम का नाम आएगा कि मैं बता रहा हूँ कि 4 कॉलम में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, है ना। ये बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और ज्वाइनिंग डेट में मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगा वैल्यूज। आप चाहो तो आप एक ही लाइन में ये जो क्वेरी लिखी ना, क्वेरी मैंने आपको नीचे एक के नीचे एक लिख के बताई है, आप चाहो इस क्वेरी को साथ में भी लिखते एक ही लाइन में तो भी चल जाता। जैसे इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और इसको भी ऊपर कर देता हूँ, इसको भी ऊपर, इसको भी ऊपर, इसको भी ऊपर, तो भी ये क्वेरी चल जाएगी, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्वेरी सही है, एक लाइन में भी लिख सकते हो, एक के नीचे एक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज नीचे लिख रहा हूँ। आप चाहो तो एक ही लाइन में लिख सकते हो। अब वैल्यूज में जैसे एम्प्लॉय आईडी है, मैं एम्प्लॉय आईडी क्या करूँगा, यहाँ पे 1 दे दूंगा। फिर मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का नेम, ये एम्प्लॉय आईडी पहली वैल्यू थी, पहली वैल्यू फेच करेगा, दूसरे नंबर पे तो दूसरी वैल्यू फेच करेगा ना। फिर सैलरी, सैलरी डाल देता हूँ और ज्वाइनिंग डेट, तो ज्वाइनिंग डेट भी डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा ज्वाइनिंग डेट में क्या होता है, सबसे पहले ईयर आता है। ये जो फॉर्मेट होता है ना इसका, कमेंट करके बताऊंगा, इस फॉर्मेट में चलता है। बाय बाय, ईयर मतलब, फिर मंथ और फिर डेट, -डी। तो ये फॉर्मेट चलता है इसका। अब यहाँ पे आते हैं तो ईयर दो, अब इसको हम लोग सिंगल कोड में लिखते हैं, डेट को सिंगल कोड, यहाँ पे सिंगल। अच्छा, दूसरी चीज़, यदि यहाँ पे आप पोस्ट के सीक्वल में डबल कोड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे देखो ध्यान, पहले मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ ना एक रिकॉर्ड को, ये रन करता हूँ, सब कुछ सही होगा तो ये लाइन चल जाए, चल गई, कोई एरर नहीं। चेक करके देखते हैं इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज़ में रिकॉर्ड आया कि नहीं। तो आउटपुट के लिए हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम, है ना। तो मैंने सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट किया तो देखो सारे कॉलम आ गए, और ये देखो ये डेट भी आ गई। यदि आप लोग ऐसा करते हैं कि बाबा गलती से क्या करते हैं, सिंगल कोड की जगह डबल कोड लगा देते हैं, आप यहाँ पे हेड से आपने डबल कोड लगा दिया और आप रन करते हैं, है ना। देखते हैं एरर आ गई, देखो कॉलम तिलक डज नॉट। तो आप यहाँ पे डबल कोड का यूज़ नहीं कर सकते पोस्ट के सीक्वल में। देखो मैं आपको एक और चीज़ शॉर्ट में बताता हूँ, डेटाबेस होते हैं ना, डेटाबेस दो टाइप के होते हैं। डेटाबेस की कैटेगरी की बात, एक होते हैं रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डीबी पहला हो गया डेटाबेस, है ना। इसमें डेटा रोस और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होते हैं। जो डेटा होता है, डेटा जो होता है स्ट्रक्चर डेटा होता है, जैसे एक्सेल में हम लोग लिखते हैं ना, स्ट्रक्चर डेटा होता है। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब वो डेटा जो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर डेटा, जो रोस और कॉलम के फॉर्म में। दूसरा जो दूसरी कैटेगरी होती है जो डेटाबेस की, वो होती है नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। सेकेंड नंबर करता हूँ, नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। तो ये एक नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, नॉन डेटा स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में नहीं होता है, यहाँ पे डेटा होता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म, की वैल्यू पेयर के फॉर्म। की वैल्यू पेयर क्या होती है, देखो रो कॉलम तो आपको पता है, ये अभी हमने क्वेरी की है ना। तो देखो आप यदि ध्यान से देखोगे, तो यदि मैं इसको रन करता हूँ ना, ये देखो ये क्या है, कॉलम है ना, कॉलम और ये रो है ना। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा है, एक्सेल वगैरह में भी आप देखोगे, एक्सेल वगैरह जो होती है प्रॉपर रो और कॉलम के फॉर्म। अब की वैल्यू पेयर डेटा क्या होता है, तो यहाँ पे आते हैं ना, जेसन डेटा बोलते हैं। जेसन डेटा मतलब, जेसन डेटा एग्जाम्पल, की वैल्यू पेयर मतलब इस टाइप का डेटा आप देखोगे, इस टाइप से दिखता है करली ब्रेसेस में। जब हम मैं पाइथन पढ़ाऊंगा आपको,
तो सब अच्छे से ध्यान से। ये देखो, ये जो डेटा है ये बेसिकली जेसन डेटा, की वैल्यू पेयर के फॉर्म। और बड़े लेवल पे दिखाता हूँ मैं। ये दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा कॉपी करता हूँ, तो नोटपैड पे लाता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, टॉप पे लाता हूँ। ढेर सारे रिकॉर्ड इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं यदि सिर्फ इसकी बात करें हम लोग, है ना, ठीक है, इसकी, ये नीचे वाला भूल जाओ, है ना। इन्हीं की बात करूँ तो देखो, किसी का नेम लिखना होता है ना, जैसे ये नेम हो गया, मैं अपना नाम लिखता, है ना, तिलक। तो ऐसे की वैल्यू पेयर चलता है। लैंग्वेज सपोज करो मुझे आती है हिंदी, ठीक है ना, और इंग्लिश भी आती तो एंड इंग्लिश कर देता है ना। आईडी सपोज करो मेरा आधार कार्ड नंबर, कोई भी रैंडम ऐसे, अभी तो मैं 12 डिजिट कुछ भी डाल देता हूँ, आईफोन, ठीक है, ये मेरी आईडी हो, है ना। बायो, कोई भी बायो, क्या कर काम करता हूँ टाइप से कुछ ऐड कर सकते हैं, ऐड करता हूँ तक, ठीक है, ये बायो एंटर करता हूँ। अब बायो में लेट से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पापा, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा इंजीनियर बोल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटा इंजीनियर या AWS डेटा इंजीनियर, ये मेरी प्रोफाइल हो। फिर और भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी मुझे, पास करना, एज, तो मैं एज दे दूंगा। लेट से मैं, मुझे कुछ और पास करना है, लेट से सैलरी पास करना, तो यहाँ पे लिख दूंगा सैलरी में अपनी। इस टाइप से हम लोग, ये जो कॉलन लिख रहा है ना, ये बोलते, इसको बोलते की, है ना। लेफ्ट हैंड कॉलन, ये इसको बोलते कॉलन, दो बिंदी वाला होता है कॉलन। कॉलन के पहले वाले को बोलते की, और कॉलन के बाद वाले को बोलते वैल्यू। तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया था। यहाँ पे आपने देखे थे मैंने क्या लिखा था, की वैल्यू पेयर लिखा था। यहाँ पे देखना, पुराने टैब में मैंने ये की वैल्यू पेयर, और की वैल्यू पेयर को हम लोग अल्टरनेट वे में बोलते जेसन डेटा। जेसन डेटा, या जेसन को डिक डिक डेटा भी बोलते हैं, डिक्शनरी डेटा, डिक्शनरी डेटा। अब ये कब कब हमें पता चलेगा ये सब, जब पाइथन पढ़ेंगे ना, तब हम लोग ये चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, की वैल्यू पेयर क्या होता है, जेसन डेटा क्या होता है। एक को मैं छोटा भी कर देता हूँ, जेसन डेटा या डिक्शनरी डेटा, ठीक है। तो जब पाइथन पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। अब जो स्ट्रक्चर डेटा होता है ना, हम हमेशा काम करते हैं हमेशा स्ट्रक्चर डेटा पे, रिलेशनल डेटाबेस पे काम करते हैं ज़्यादातर। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, शॉपिंग होती है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जितने भी हम लोग शॉपिंग करते हैं, कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह में क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, वो सब आता है हमारा ट्रांजेक्शनल डेटा आ जाता है। ट्रांजेक्शनल डेटा जो होता है ना, इसको ट्रांजेक्शनल डेटा कैटेगरी, है ना। और ये स्ट्रक्चर डेटा होता है। ट्रांजेक्शन यदि बैंक स्टेटमेंट निकलवाओगे आप, तो आपका रो और कॉलम के फॉर्म में होता है बैंक स्टेटमेंट, तो इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम लोग सीक्वल क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एसक्यूएल यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, है। तो रिलेशनल डेटाबेस में हम सीक्वल क्वेरी का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एसक्यूएल डेटाबेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस या एसक्यूएल डेटाबेस बोलते हैं। साइड में हाइफन करके लिख देते हैं एसक्यूएल डेटाबेस। लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग एसक्यूएल का यूज़ नहीं करते, इसलिए इसको बोलते हैं नो सीक्वल डेटाबेस, सीक्वल हाइफन नो सीक्वल डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। तो जो सीक्वल हम लोगों ने पढ़े ना, वो हमारी रिलेशनल डेटाबेस में काम आती है ना। अब रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस कई टाइप के होते हैं ना, अलग अलग कंपनी की बात करते हैं एग्जांपल। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, की कैटेगरी होती है पोस्ट के, पोस्ट ग्रे सीक्वल, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा होता है माई सीक्वल, ये भी एक रिलेशनल डेटाबेस है। आप ओरेकल देखे होंगे, ओरेकल सुने होंगे, ये भी, है ना। फिर हम लोग यदि बात करेंगे MS सीक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का जो सीक्वल सर्वर होता है, वो भी
एक रिलेशनल डेटाबेस है ना। फिर आप सुने होंगे मारिया डीबी, ठीक है। ऐसे कई सारे डेटाबेस होते हैं, तो मैं प्राय प्राय दो चार नाम लिख देता हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। पोस्टग्रेसql, माई सीक्वल, ओरेकल। ओरेकल भी कम यूज़ होता है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसका लाइसेंसिंग कॉस्ट कॉस्टली होता है। एक बार मेरे से इंटरव्यू में पूछ लिए तो उन्होंने कि भाई ओरेकल का हम लोग यूज़ क्यों नहीं करते, तो इसका जो लाइसेंसिंग कॉस्ट होती काफ़ी ज़्यादा होती है ना, इसलिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो सारे डेटाबेस है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है मैं इसको लोकल मशीन में अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकता हूँ और इनको प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो जो भी चीज़ हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उनको ओपन सोर्स बोलते हैं ना। दूसरा, यदि मैं बात करूँ रिलेशनल डेटाबेस की कैटेगरी, तो अरोरा, AWS का अरोरा होता है। अरोरा, अरोरा के दो वर्जन होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग अरोरा पोस्टग्रेसql, है ना, और एल, है ना, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अरोरा माई सीक्वल। अगला जो होता है अरोरा माई सीक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी एल कर देता हूँ, ठीक है। अरोरा माई सीक्वल, ये दोनों जो होते हैं ओपन सोर्स नहीं होते हैं, मतलब इसको हम लोग इंटरनेट पे जाके डाउनलोड नहीं कर सकते। ये सिर्फ हम लोग AWS अकाउंट बनाते तभी यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये जो डेटाबेस है ये सारे के सारे, इसमें हम लोग काम करेंगे। ये डेटाबेस जो होते हैं इस पे सीक्वल लैंग्वेज काम करती है। हमने एक ऊपर सीक्वल लॉजिक लिख सकते हैं। एसक्यूएल जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, वो हम लोग इस डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर। नॉन रिलेशनल डेटाबेस वो होते हैं जो कि क्या होते हैं हमारे, जिसपे हम लोग सीक्वल यूज़ नहीं कर सकते, है ना। सेमी स्ट्रक्चर डेटा भी बोलते हैं इसको, है ना। और इसके एग्जांपल के तौर पे कि मैं एग्जांपल लूँ, पे चलते हैं। ये अभी जो मैंने लिखा सैलरी, लेट्स से सैलरी 25,000, है ना। ये जो क्या, ये जो डेटा है वो बोलते हैं हम लोग, कौन सा डेटा बोलते हैं इसको, डिक्शनरी डेटा, या इसको नॉन रिलेशनल डीबी में, ये सारी डिटेल्स नॉन रिलेशनल डीबी में स्टोर होती है। एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा एग्जांपल यूज होता है, तो आपने सुने होंगे मोंगो डीबी, सुने होंगे है, मोंगो डीबी, को डीबी, या आपने सुने होंगे डायनेमो डीबी। ये सबसे ज़्यादा यूज डेटाबेस है, डायनामो डीबी, है ना। ये डायनेमो डीबी AWS वाला है। वो डीबी भी एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है जिसमें हम लोग ये की वैल्यू पेयर वाले डेटा, इस टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। ये कैसे करते हैं, जब मैं AWS पढ़ाऊंगा डायनेमो डीबी में, आपको पता चल जाएगा कि की वैल्यू पेयर का भी यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। फाइन, ये हो गया हमारा बेसिक अबाउट डेटाबेस। डेटाबेस दो टाइप के होते हैं, एक रिलेशनल, नॉन रिलेशनल। रिलेशनल डेटाबेस पे हम लोग काम करते हैं क्योंकि ये सीक्वल लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्यों सीक्वल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर डेटा होता है, में डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, इसलिए क्वेरी करना आसान होता है, इसलिए हम लोग सीक्वल यूज़ कर सकते हैं। कि यहाँ जो होता है हमें पता नहीं ना, देखो आज यहाँ पे सपोज करो कितने कॉलम है, एक, तीन, चार, पाँच, छः। आज छः कॉलम है, कल को पता चले इसी डेटा में सिमिलर डेटा आया और इसमें और दो चार कॉलम ऐड हो गए, डेट से किसी ने ऐड कर दिया, क्वालिफिकेशन ऐड कर दिया, है ना। ऐसा हो जाता है ना, क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। फिर क्वालिफिकेशन कॉलन, सपोज करो ये दे देता हूँ एम टेक, है ना। ये हो गया क्वालिफिकेशन। बाद में पता चले किसी ने और कुछ ऐड कर दिया, है ना। क्वालिफिकेशन के बाद कुछ भी वैल्यू हो सकती है कि भाई सिटी ऐड कर दिया किसी ने, लेट से सिटी ऐड कर दिया, ये देखो सिटी, तो सिटी में लेट से भोपाल ऐड कर देता हूँ, भोपाल। तो इस टाइप से जो कॉलम होते हैं वो कभी भी बढ़ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होते इसके कॉलम। आज सपोज करो 5 कॉलम है, कल से पता चले 50 और आ गए, फिक्स्ड स्कीमा नहीं होते, इसलिए सीक्वल लैंग्वेज काम करती है इसमें, नॉन रिलेशनल। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग क्वेरी कर रहे थे, मैंने आपको बताया था डबल कोड हम लोग यूज़ नहीं करते, है ना। दूसरी चीज़ है, अच्छा यदि मैं इस लाइन को एक और बार रन करूँ तो एक और बार रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी लाइन को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट क्वेरी पे करता हूँ और आउटपुट चेक करूँगा इसका, देखोगे आप, ये देखो दो रिकॉर्ड सेम वैल्यू के इंसर्ट हो गए, है ना। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करता हूँ, अच्छा मैं वैल्यू चेंज करके भी रन कर सकता हूँ, तो है ना। फिर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ,
तान्या, लेट से यहाँ 20,000, लेट से यहाँ पे ये मैंने डेट डाल दी। अब इसको रन करता हूँ, ध्यान से देना। इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। चेक करना है तो सिलेक्ट स्टार करके चेक करेंगे हम लोग। ये देखो, ये सेकंड रिकॉर्ड भी आ गया तान्या का। ठीक है, ऐसे यदि मुझे एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तब क्या करूंगा मैं, तो उसके केस भी बता देता हूँ। मैं क्या करूंगा, इस लाइन को, है ना, ये जो ये वाली लाइन है, वैल्यू से एक बार लिखूंगा, और ये वाली जो लाइन है कॉपी करूंगा। देखना, सेमी कॉलन हटाऊंगा, कॉमा करके, फिर कॉमा करूंगा, फिर कॉमा करूंगा, वैल्यू चेंज कर दूंगा, कॉमा करके जितने चाहे उतने रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करा सकता हूँ। ये देखो, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अलग अलग वैल्यू चेंज कर देता हूँ। लेट से 3 कर देता हूँ, या 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। अलग अलग आईडी अलग अलग दे देंगे, 6। ठीक है, इसको 7 कर दो, 8 कर दो। जरूरी नहीं है सीक्वेंस में करो, हो सकता है किसी की आईडी 12 हो, है ना। फिर हम लोग यहाँ पे अलग अलग नाम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अदिति, है ना। फिर लेट से सर कंट्रोल जज, 6। ठीक है, देवांशु, कुछ भी नाम हम लोग रैंडम में ले लो। नीरज, ऋषु। अब एक साथ में रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहा हूँ। सैलरी क्या करते हैं हम लोग, थोड़ी ऐसी डिक्लेयर करते हैं, कर देता हूँ। ये वाला हटा देता हूँ, इंसर्ट कर चुके हैं एक बार। चलो कोई नहीं, ये 2 बार इंसर्ट हो जाएगा। फिर डेट चेंज कर देते थोड़ी थोड़ी इनकी। 16, ईयर चेंज, 18। ठीक है, ठीक है, मंथ भी चेंज कर थोड़ा बहुत, 11 कर देते, भी चेंज करना है किसी किसी है। ये कुछ कुछ वैल्यू हम लोग चेंज करके, ठीक है, ये हो गया। फिर ये हटा देता हूँ, दो दो डिजिट होगी। ओके, यहाँ सब कुछ सेम है। सैलरी पे आते हैं, तो सैलरी भी हम लोग क्या करते हैं, 10,000 से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो पहले से ही हम लोग, ठीक है, 20,000, 22, ये हो गया। और मैं क्या करता हूँ, लास्ट में लगाता हूँ सेमी कॉलन। ये देखो, वैल्यू कुछ कुछ चेंज करी और मैं रन कर देता हूँ। देखो एक साथ ये देखो 7 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। आप देखोगे नीचे मैसेज में, इंसर्ट 0,7, तो 7 रो इंसर्ट हो गई एडिशनली है। और इसको रन करके देखता हूँ, इस लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो सारे रिकॉर्ड एक ही बार में स्टोर हो गए मेरे, है ना। कुछ कुछ रिकॉर्ड ये दो दो बार आ गए, देखो, है ना, ये चीज़ें। ठीक है, इस टाइप से। तो ये मेरे इस टाइप से मैं क्वेरी को इंसर्ट करके रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ और जो बतानी है मुझे, जैसे मैं ये रिकॉर्ड, लेट्स से ये रिकॉर्ड लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे कॉलम में इंसर्ट नहीं करना चाहता डेटा। तो जैसे मैं क्या करता हूँ कि एम्प्लॉय नेम हटा देता हूँ। सपोज करो एम्प्लॉय का नेम मुझे नहीं पता, या एम्प्लॉय का नेम रहने, सैलरी या ज्वाइनिंग डेट नहीं पता किसी को। ठीक है, तो ये हटा दूंगा, मैं दो ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूँ। ठीक है, ये करता हूँ। दूसरा, यहाँ पे डबल कोड नहीं चलता, तो मैं इसको सिंगल कोड कर देता हूँ। सिंगल कोड में लेट से सूरज, सूरज तो ऑलरेडी डाल देता हूँ, सेव एज कर देता हूँ ना। और इसको कोई भी रैंडम वैल्यू कर देता हूँ, लेट से 70। अब इसको रन करता हूँ तो सिर्फ दो ही कॉलम इंसर्ट होंगे ना, देखो। ये रन किया मैंने, और आपको ये वाली जो क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे कॉपी करता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ।
रन किया, ये देखो, और आप देखोगे ये नल वैल्यूज आ गई, देखो। मतलब यहाँ पे मैंने, मुझे रिकॉर्ड नहीं पता था तो मैंने कुछ भी स्टोर नहीं किया। हो सकता है कोई भी चीज़ हमें पता ना हो, है ना। जैसे मुझे पता है, सपोज करो, एम्प्लॉय आईडी पता है और ज्वाइनिंग डेट पता है ना, और बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता। एम्प्लॉय आईडी लेट्स 19 है, ठीक है, और ज्वाइनिंग डेट लेट्स भी डाल देते हैं, और यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट डाल देते हैं, और सिंगल कोड जरूर लगाना फिर से 2026 की ज्वाइनिंग। इसको रन कर देता हूँ तो दो ही रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, बाकी नल हो जाएंगे। चेक करेंगे हम लोग, इसको चेक करेंगे तो आप नीचे आके देखोगे, देखो ये एम्प्लॉय नेम नहीं डाला था मैंने, सैलरी नहीं डाली थी, नल हो गया, है ना। हो सकता है आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता हो, है ना, तो आप एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे सिर्फ नेम पता है एम्प्लॉय का, बाकी कुछ नहीं पता है। मैं यहाँ एम्प्लॉय का नेम डाल दूंगा, बाकी सब हटा दूँ सारे कॉल, है ना, ये है। और मैं सपोज करो ये नेम डाल दूँ, एक ही नेम पता है, तो रन कर, एक ही नाम पता है मुझे, और इसको सर्च करता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन, तो आप देखो ये सिर्फ, बाकी सारी वैल्यूज नल नल है ना। इस टाइप से होता है। दूसरा, यदि कोई रिकॉर्ड में गलती से 4-5 बार रन कर दूँ, जैसे ये रिकॉर्ड एक बार रन किया, फिर 2 बार रन किया, तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे रन करके, ये देखो तिलक नाम से ये रिकॉर्ड हो गए, और ऊपर भी रिकॉर्ड। दूसरा, इसको हमें जैसे ऑर्डर अरेंज करना सिस्टमेटिक, तो हम उसके लिए लिखते हैं ऑर्डर बाय, इसको अरेंज कर दो नेम के हिसाब पे, है ना। ऑर्डर बाय नेम लिखूंगा तो नेम के हिसाब से आ जाएंगे। ईएमपी नेम है, कॉलम का नाम गलत लिखा, ईएमपी। फिर से रन करता हूँ, देखो एरर आ गई यहाँ, नेम डज नॉट एग्जिस्ट, पता चल गया कि नाम गलत कॉलम का। देखो एम्प्लॉय नेम, तो देखो ए वाले पहले आ गए, अदिति है, और आप देखो ये तान्या वाले रिकॉर्ड देखो साथ में आ गए, टीटी वाले, तिलक वाले देखो ऑर्डर बाय नेम किए थे तो सारे आ गए। इस टाइप से आप ऑर्डर बाय, आप कुछ भी लगा सकते हो। ऑर्डर बाय सपोज करो आपको नेम लगाना है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप डीएससी लिख दोगे, है ना। डीएससी मतलब ये आप देखोगे ए से शुरू हो रहा है, ए टू जेड तक जा रहा है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, जेड से ए की तरफ आने लगेगा। नाम देखोगे नल वाला आ गया, नल इसको पता नहीं है, टी वाले, फिर एस, फिर आर, ऐसे करके ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए जाने लगे। सिमिलरली ऑर्डर बाय आप चाहो तो एम्प्लॉय आईडी भी कर सकते हो, तो एम्प्लॉय आईडी, ये कॉलम का नाम ध्यान से देखना, एम्प्लॉय आईडी करूंगा तो 1 2 3 इस सीक्वेंस में आ जाएगी एम्प्लॉय आईडी, तो 1 2, है ना। फिर उसके बाद वाली देखो, आप चाहते हो कि ये अपोजिट में आ जाए, डिसेंडिंग में आ जाए, सबसे बड़ी पहले आ जाए और फिर सबसे छोटी लास्ट में आए, तो ये ऑर्डर बाय करेंगे, देखो 19, नल वाला रिकॉर्ड पहले आता का ध्यान, बाकी देखो 19 17, है ना, और ऐसे करोगे वन, उल्टा हो गया। सैलरी भी आपको चाहिए कि भाई सैलरी बढ़ते क्रम में आए, ठीक है, सबसे कम सैलरी फिर उससे बड़ी सैलरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी लिखेंगे, और देखना सैलरी को आप ध्यान से, सबसे कम सैलरी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, देखो फिर नल वाली सा आ गई, है ना। आपको सबसे हाईएस्ट सैलरी पहले चाहिए तो आप सैलरी DESC करके लिखेंगे कॉलम, और इसको रन करेंगे, और ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। दूसरा, एक हम लोग लगाते हैं लिमिट, कि आपको पूरे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ दो रिकॉर्ड देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट 2 लगा देंगे, ये सिर्फ दो ही रिकॉर्ड शो करेगा, रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। आप चाहो इसमें भी लिमिट लगा सकते हैं, इसमें नीचे आता हूँ, सिर्फ हम पूरे रिकॉर्ड जो है इसको रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देखो पूरे रिकॉर्ड आ गए, हमें पूरे नहीं देखना, सिर्फ 5 देखना है, तो लिमिट 5 देखना है, लिमिट 5, तो ये 5 रिकॉर्ड मुझे शो हो जाएंगे। दूसरा, मुझे सपोज करो सारे कॉलम नहीं देखना है, मुझे सिर्फ ना
इसमें से एम्प्लॉय नेम और सैलरी देख, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम का नाम सही से ही लिखूँगा, स्पेलिंग वगैरह सही होनी चाहिए, एम्प्लॉय नेम और ये सैलरी, और सिर्फ 2 कॉलम देख रहा हूँ तो इसको हटा देता हूँ, है ना। ये पूरे रिकॉर्ड में सिर्फ 2 ही कॉलम दिखेंगे, एम्प्लॉय नेम सैलरी। ठीक है, आपको सपोज करो एक ही चीज़ देखनी है, सिर्फ एम्प्लॉय नेम देखना है, तो ये एम्प्लॉय नेम, सिर्फ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। सपोज करो आपको ज्वाइनिंग डेट भी देखनी है, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग डेट आपको पहले देखनी है, ज्वाइनिंग डेट का कॉलम पहले लिख दो, ज्वाइनिंग डेट, रन करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे ज्वाइनिंग स्पेलिंग गलत है। हाँ, अब रन करके देखो, यहाँ से कॉपी कर, देखो स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज करो मैं यहाँ गलत कर दूँ, हेड से 2 N लगा दूँ, दिखाता हूँ और रन करूँगा तो एरर आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, वो एरो भी दिखा रहा है, कहाँ एरर है, इस जगह एरर है, इससे हम पता लगा लेते हैं एरर कहाँ। फिर मैं अब सही नाम लिखता हूँ, डेट। अब रन करता हूँ इसको फिर से इसी लाइन, फिर से सिलेक्ट करूँगा इस लाइन को, रन करूँगा, ये देखो आ गई। तो इस टाइप से हम लोग क्वेरीज कर सकते हैं। आपको 10 रिकॉर्ड देखना है तो आप लिमिट 10 लगा दो, काम हो जाए 10। आपको पूरे रिकॉर्ड नहीं देखते हैं, सपोज करो आपको सिर्फ वो देखने हैं, यहाँ जो एम्प्ल, ओके, पहले तो मैं इसको रन करता हूँ। अब जैसे हमें सपोज करो ऐसा रिकॉर्ड चाहिए कि बाबा इस तारीख को 2026 6/3 को किस किस की ज्वाइनिंग हुई, ये पता करना है लेट्स से इस डेट पे। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कॉपी करूँगा, फिल्टर करने के लिए हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं, एम्प्लॉय वेयर, और जो कॉलम है ज्वाइनिंग डेट, वेयर ज्वाइनिंग डेट लिखूँगा, और किस तारीख की ज्वाइनिंग डेट देखनी है मुझे, ये वाली देख, इस ज्वाइनिंग डेट पे कौन कौन ज्वाइन हुआ था, डेट मुझे पता है। देखो इसकी तान्या की ज्वाइनिंग, सपोज करो मुझे पता करना है कि 20,000 सैलरी किस किस, सैलरी लिखूंगा मैं, सैलरी पे वैल्यू डाल दूंगा, और 20,000 सैलरी इसकी, सेमी कॉलन लगा, और ये रन कर। देखो तान्या की है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है इसलिए 2 बार आ गया, है ना। सपोज करो ये पता करना हो, एम्प्लॉय नेम पता करना है, ठीक है, का रिकॉर्ड देखना है एम्प्लॉय नेम, और क्या है सिंगल कोड, लेट से सूरज, सूरज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं वेयर क्लॉज लगा के सूरज की पूरी कुंडली आ गई। मुझे सपोज 2-3 लोगों का रिकॉर्ड चाहिए, सूरज तान्या तिलक चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे 2 तरीके से कर सकता हूँ, पहले ये लिखा मैंने, फिर मैं क्या करूँगा और लगाऊंगा ना, जितने रिकॉर्ड चाहिए और लगा के, और ये कर सकता हूँ भाई तान्या का भी चाहिए, और एम्प्लॉय नेम तिलक का भी रिकॉर्ड चाहिए। तो ये तरीका है, और लगा के भाई तीनों के रिकॉर्ड चाहिए, है ना, 3 एम्प्लॉय के। तो ये करूँगा मैं, देखो देखो तिलक प्लस तान्या के आ गया, लेकिन हमें इसको अच्छे से लिखना है प्रॉपर, है ना, तो और नहीं लगाते हम लोग, इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय इन, और मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, और बाकी जो लिखा हूँ मैंने और लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे प्लस तान्या सिंगल कोड और लेट से तिलक, और रन करता हूँ। देखो वेयर एम्प्लॉय इन सूरज तान्या तिलक, और इसको मैं रन करूँगा, ये तीनों के रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग फिल्टर कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। इन ऑपरेटर बेटर होता है, जैसे आईडी चेक करनी है मुझे, आईडी 4 5 6 किस किस की आईडी है, लेट से मैं क्या करूँगा एम्प्लॉय आईडी, सपोज सीधे आईडी को सिंगल कोड में लिखने की ज़रूरत नहीं,
मैं सपोज करो 3 आईडी किसकी है, 5 किसकी, लेट्स से 7 किसकी। यदि रिकॉर्ड होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, है ना। 3 5 7 8। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखो रन करता हूँ, और यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे 13 है, 13 में कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा मुझे ना, 13 में कोई आदमी नहीं है, और इनमें भी यहाँ डालूंगा 13, क्योंकि वो मैच नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। 13 कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, फैच ही नहीं करेगा, स्किप कर देगा। 13 करके कोई नहीं। जैसे यहाँ पे मुझे कोई और एम्प्लॉय चाहिए, 8 नंबर आईडी वाला चाहिए, और मैं इसको रन करूँ तो 8 वाला होगा तो आ जाएगा, नहीं तो 8 वाला भी नहीं है ना। और ऐसे ही मैं सपोज करो 6 वाला चेक कर, ये तो जो जो मैच होते वो आ जाते हैं ना, तो रन करता हूँ, 6 वाला है ये आ गया। तो इस टाइप से हम लोग क्वेरीज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा। कुछ डाउट हो तो यहाँ तक पूछ दो आप लोग, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी की मैं कल पढ़ा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, प्लीज आस्क।